हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 7th में हम लोगों का चैप्टर कौन सा चल रहा है? रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जीवों में श्वसन का चैप्टर चल रहा है। तो जीवों में श्वसन जो है बच्चों, वो हम जीवों में श्वसन मतलब जीवों में हम मनुष्यों में किस तरह से श्वसन की प्रक्रिया होती है, उसके बारे में आप सभी बहुत अच्छे से समझ चुके हैं ना। मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से स्लो बहुत सरल तरीके से आपको ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस कैसे मनुष्यों में होती है, मतलब हम मनुष्य कैसे सांस लेते हैं, कैसे सांस छोड़ते हैं, सांस लेते समय हम कौन सी गैस इनहेल करते हैं, सांस छोड़ते समय हम कौन सी गैस को एक्सहेल करते हैं, ये आपको बहुत अच्छी तरह से मैंने समझाया। मैंने आपको ये भी बताया था कि श्वसन यानी रेस्पिरेशन जो है वो सांस लेने और छोड़ने से थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस है। मतलब आपका सांस लेना या छोड़ना ये एक अलग प्रक्रिया होती है, और रेस्पिरेशन उस सांस लेने और सांस छोड़ने के बीच में आपके शरीर के अंदर हर एक कोशिका में जो प्रक्रिया हुई वो रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन की प्रक्रिया कहलाती है। मैंने आपको पिछले सेशंस में बहुत अच्छी तरह से ये समझाया कि किस तरह से जब हम सांस अंदर को लेते हैं, आपने महसूस किया होगा कि जब हम सांस अंदर को लेते हैं तो हमें एनर्जी की फीलिंग आती है, मतलब हमें अच्छा महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हम ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं, जो कि हमारे लिए प्राण वायु है। मनुष्यों में ऑक्सीजन जो है वो प्राण वायु है, मतलब हम जीवित हैं तो हम सांस लेते ही लेते हैं। जब तक हम सांस लेते हैं तभी तक हम जीवित रहते हैं, और सांस लेते समय हम ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं, यानी कि अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं, और वो ऑक्सीजन हर एक कोशिका तक पहुंचती है। और इंटरकनेक्टेड है दो प्रोसेसेस, दो प्रक्रियाएं इंटरकनेक्टेड हैं। मतलब हम जो भोजन खाते हैं, है ना, आप सभी को पता है कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए हम खाना क्यों खाते हैं, तो भी आप क्या बोलेंगे कि हम एनर्जी पाने के लिए खाना खाते हैं। कुछ लोग स्वाद के लिए भी खाते हैं, मतलब नो डाउट स्वाद के लिए तो खाते ही हैं, लेकिन जो उसका मूल कारण है, जो हमारा खाना खाने का मूल कारण है वो क्या है? वो है हम खाना खाए बिना जीवित नहीं रह सकते। क्योंकि खाना, अब देखो, नीड है हमारी बॉडी को उसकी, तो जब भी जिस चीज की जरूरत होती है भगवान ने उसके लिए नेचुरली फंक्शन बना दिया है, हमें भूख लगने लगती है ना। तो जो बहुत छोटा बच्चा होगा वो ये बोलेगा कि हम खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें भूख लगती है, अपनी भूख को मिटाने के लिए हम खाना खाते हैं। पर जब आप धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं बच्चों, तब आपको पता चलता है कि हम केवल भूख लगने पर नहीं खाना खाते। हमें खाना खाने के, भूख लगना एक संकेत है कि हमारे शरीर को एनर्जी की जरूरत है, हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता है, इसका एक संकेत है कि हमें भूख लग रही है। तो अभी हमें खाना खाना चाहिए क्योंकि उससे मिलेगी हमें एनर्जी। तो जो हम खाना खा रहे हैं उससे बिना श्वसन की प्रक्रिया के उससे हमें एनर्जी नहीं मिल सकती। ये आपको क्लियर हो गया था कि जब हमने सांस ली अंदर को, तब हमने अपने शरीर को क्या दिया? ऑक्सीजन गैस दिया। हमारे भोजन से जो ग्लूकोज है वो निकला, भोजन विखंडित हुआ। जैसे हमने रोटी खाई, सामान्य तौर पे मानिए हमने रोटी खाई, तो हमने रोटी खाई, रोटी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट जटिल रूप में मौजूद था वो कार्बोहाइड्रेट टूट करके सरल रूप में आ गया, और ग्लूकोज के रूप में जब बदला, तब हमारे ऑक्सीजन ने क्या किया? जो हमने सांस लेके अपने शरीर के अंदर पहुंचाई, ऑक्सीजन ने उस ग्लूकोज का विखंडन किया, और उस ग्लूकोज के विखंडन के बाद क्या हुआ? एनर्जी रिलीज हुई, ऊर्जा का उत्पादन हुआ, जिस ऊर्जा का हमारे शरीर ने अन्य विभिन्न कार्यों को करने के लिए यूज किया। वो जो ऊर्जा हमारे शरीर में निकली, वो ऊर्जा कैसी थी? वो ऊर्जा श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा आई।
उसमें एनर्जी रिलीज हुई और साथ में उत्पाद के रूप में, बाय प्रोडक्ट के रूप में आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है। तो केवल सांस अंदर खींचने और सांस छोड़ने के बीच में ये प्रोसेस हो जाती है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम सांस के द्वारा अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हमारे शरीर के लिए एक्सक्रीटरी मटेरियल है, उत्सर्जी पदार्थ है। मतलब ऐसा पदार्थ है कि जो हम अपने शरीर में होल्ड नहीं कर सकते हैं, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड कचरा आप अपने घर में कितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं, नहीं। तो इसी तरह से वो हमारे शरीर का कचरा है, एक टाइप से हमारे शरीर के लिए वो गार्बेज है, हमें उसकी जरूरत नहीं है। तो वो यू हैव टू रिलीज आउट दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो आप प्रोडक्ट के रूप में बन गई थी श्वसन की प्रक्रिया में, उसको हमें अपने शरीर से बाहर निकालना होता है। अब ये चीज तो बिना संदेह के हम सभी जानते हैं कि भगवान ने एक ऐसी मशीन बनाई है मनुष्य के रूप में जो सबसे एडवांस्ड है। देखो, हम लोगों का जो मशीनरी है ना, वो सबसे एडवांस है, बहुत ज्यादा एडवांस है। तो उसमें हम लोगों को क्या करना है, केवल थोड़ी देखभाल की आवश्यकता होती है। बाकी सारी मशीनें प्रॉपर काम करती रहेंगी, है ना। अगर देख जैसे हम एक फैक्ट्री समझ लो, फैक्ट्री में बहुत सारी मशीनें होती हैं बच्चों। तो वो जो बहुत सारी मशीनें होती हैं, अगर उनको प्रॉपर ऑयलिंग होता रहे, प्रॉपर देखभाल रहे, तो फैक्ट्री की मशीनें लंबा काम करती हैं। ठीक उसी तरह से हमारा शरीर भी जो है वो मशीनों की फैक्ट्री है। अगर हम अपने शरीर की देखभाल ठीक से करते रहेंगे, भोजन पानी ठीक से लेते रहेंगे, हम एक्सरसाइज करते रहेंगे, हम मूवमेंट करते रहेंगे और अपने शरीर की देखभाल करेंगे। आपको क्या करना है, आप छोटे बच्चे हैं, आपको केवल अपने बड़ों का कहना मानना है। आप सभी क्लास 7th में हैं अभी, तो आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है, केवल अपनी मम्मा का कहना मानते रहिए। अपनी माँ का कहना मानते रहेंगे तो आपका शरीर प्रॉपर सुचारू रूप से काम करता रहेगा। सारा जो अंग है, आपका हार्ट, आपका लंग्स, आपका पेट, सब कुछ प्रॉपर काम करता रहेगा। उसके लिए आपको केवल अपनी मम्मी के निर्देशों का पालन करना होगा, उनके डायरेक्शंस को मानना होगा, या उनका हम कह सकते हैं कि अपने पेरेंट्स का आपको कहना मानना होगा। बस इतना सा करना है और आपका शरीर अच्छे से चलता रहेगा। तो मनुष्यों में श्वसन की प्रक्रिया जो है वो मैंने आपको एकदम क्लियर समझा दी है। अभी मैं फिर से बोलना चाहूंगी कि अगर किसी भी बच्चे को रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग, इस वाले कॉन्सेप्ट में कहीं भी कोई कंफ्यूजन है, तो आप मुझसे चैट के माध्यम से या हैंड रेज के माध्यम से पूछ सकते हैं। अभी हमारा रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस कंप्लीट हो गया है ना। तो आज हम एक नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, रेस्पिरेशन इन अदर एनिमल्स, यानी कि अन्य जीवों में श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है, हम उसके बारे में बात करेंगे। अन्य जीवों में श्वसन, अन्य जीवों में श्वसन। देखो, मनुष्यों में श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है, ये सभी बच्चों को बहुत ब्रीफ में मैं बता चुकी हूँ। देखो, वो सबसे कठिन पार्ट भी था इस चैप्टर का और इम्पोर्टेंट भी था, है ना। उसके अलावा वाला जो है वो आप समझ में आ जाएगा आपको अगर समझाया जाएगा तो, और इसका कोई बहुत ज्यादा उतना मतलब भी नहीं है। मुख्य जो आपका कंटेंट था इस चैप्टर का वो था रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग, है ना। आपको मैंने पॉइंट वाइज समझाया कि हमें श्वसन की आवश्यकता क्यों है, हम श्वसन कैसे करते हैं, श्वसन हम किन किन अंगों की सहायता से करते हैं, मतलब हमारे श्वसन तंत्र के कौन कौन से अंग हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, उसके बारे में आपने जान लिया। श्वसन कितने प्रकार का होता है वो आपने जान लिया। श्वसन की प्रक्रिया को पूरा आपने अच्छे से समझ लिया, किस तरह से हमारा शरीर श्वसन प्रक्रिया को कंप्लीट करता है, उसमें क्या क्या चीजों की रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए, है ना। ऑक्सीजन चाहिए, नो डाउट, हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो शुद्ध वायु चाहिए, है ना। और उसमें हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है और जिससे हम अपना दैनिक जीवन का काम कर पाते हैं, है ना। तो ये आपने बहुत अच्छे से, मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि उसमें अगर आपको किसी भी प्रकार का प्रश्न है
रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग में, अगर मनुष्यों में श्वसन में किसी भी प्रकार का आपको प्रश्न है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी। ठीक है, मनुष्यों में श्वसन की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अन्य जीवों में श्वसन जो है उसमें आप सभी जानते हैं कि ह्यूमंस जो है वो कैसे सांस लेते हैं। जैसे हम सभी इंसान मनुष्य कैसे सांस लेते हैं, हम सांस लेते हैं अपने फेफड़ों के द्वारा। हम कैसे सांस लेते हैं, अपने फेफड़ों के द्वारा, यानी कि लंग्स के द्वारा हम सांस लेते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बहुत विस्तार में बताया। लंग्स की जो संरचना है उसको मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था कि क्या होता है। हमारे यहाँ पे विंड पाइप होता है, हमारे गले में यहाँ पे विंड पाइप होता है। आपके श्वास की नली होती है, श्वास की नली में एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, कवर छोटा सा समझ लीजिए, जिसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। इसके बारे में बहुत अच्छे से हम बात करेंगे क्लास 10th में जाके, अभी हम छोटे हैं। तो बस इतना जानेंगे कि एक ढक्कन जैसी संरचना होती है जिससे हमारी श्वास नली में कोई दूसरी चीज नहीं जाने पाती, केवल हवा जाती है। ठीक है, हवा हमारे विंड पाइप में होते हुए हमारे लंग्स तक जाती है और लंग्स में अंदर जाके बहुत सारी ब्रांचेस के थ्रू फैल जाती। तो आप ऐसा मान लो, देखो होली में सभी बच्चों ने बैलून्स देखे हैं, है ना। वो याद करिए, आजकल मार्केट में आ रहा है कि ऊपर की तरफ एक गुच्छा है, बहुत सारी पाइप्स के साथ नीचे बहुत सारे बैलून्स लगे हुए हैं। तो आपने टैप से उसमें पानी भरा, सारे बैलून्स एक साथ जो है फूल जाते हैं, है ना। वो वाला जो बलून आपका होली के टाइम में बिकता है, बिल्कुल आप ऐसा समझ लो कि लंग्स भी हमारे कुछ वैसे ही हैं। बहुत सारे बैलून्स जैसा स्ट्रक्चर जो है वो हमारे लंग्स में है, कूपिकाओं के रूप में, वायु कोश जिन्हें कहते हैं, अल्वियोलाई जिन्हें कहते हैं। तो उनमें क्या होता है, जब हम सांस अंदर को खींचते हैं ना तो वो सारे कूपिकाओं में हवा भर जाती है, या हम कहेंगे वायु कोश जो हैं, जो एयर सैक्स हैं, वो फुल हो जाते हैं, ऑक्सीजन फिल हो जाती है एकदम। उसके बाद वो ऑक्सीजन जो है हमारे शरीर में सप्लाई की जाती है, ब्लड के थ्रू कर दी जाती है। उसके बारे में हम और कभी दूसरे चैप्टर में आएगा कंटेंट, तब बात करेंगे। अभी हम केवल श्वसन के बारे में बात कर रहे हैं। तो मनुष्य में क्या होता है, लंग्स के द्वारा जो मुख्य अंग है हमारा श्वसन तंत्र का, वो है हमारा लंग्स, यानी कि हमारा फेफड़े। तो उसमें किस तरह से श्वसन होता है ये सब आपने समझ लिया। अभी हमें अन्य जीवों में हो रहे श्वसन की प्रक्रिया के बारे में बात करनी है। तो हमें अन्य जीव कौन कौन से, लैंड एनिमल्स, दूसरे जो आपके जमीन पर पाए जाने वाले, स्थल पे पाए जाने वाले जंतु हैं, उनके बारे में बात करनी है। हमें एक्वेटिक एनिमल्स यानी कि हमें जलीय जंतुओं के बारे में बात करनी है, और हमें प्लांट्स के बारे में भी जानना है कि पौधे किस तरह से रेस्पायर करते हैं। रेस्पिरेशन इन अदर ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स तो नहीं बोलेंगे, ऑर्गेनिजम्स, हम पौधों के बारे में भी बात करेंगे। तो हमें किसके किसके बारे में बात करनी है, स्थलीय जंतु, स्थलीय जंतु मनुष्य के बारे में हम जान चुके हैं। जलीय जंतु यानी पानी में रहने वाले जंतु कैसे श्वसन करते हैं, कैसे रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं। और पौधे, सारी वनस्पतियां, ये कैसे श्वसन की प्रक्रिया करती हैं, इनके बारे में हमें जानना है। अगर सभी बच्चों ने मनुष्यों में हो रही श्वसन की प्रक्रिया बहुत अच्छी तरह से समझ ली है तो आपको इनके बारे में जानने में मतलब आसान है, फिर आपको मुश्किल नहीं लगेगा। लेकिन जो बच्चे मनुष्यों में होने वाली श्वसन की प्रक्रिया को अच्छी तरह से नहीं समझे हैं, उनके लिए ये भी कठिन लगेगा, है ना। तो पहले जिन बच्चों ने नहीं समझा है वो एक बार फिर से पढ़ सकते हैं। आपको अगर रिवीजन की जरूरत होगी, ऐसे मैं कराऊंगी भी, लेकिन अगर आपको वैसे भी अगर किसी समय लगता है कि आपका कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ है तो आपके पास ऑप्शंस हैं, आप चैट के माध्यम से, आप हैंड रेज के माध्यम से आप बता सकते हैं, है ना, कि स्पेसिफिक किस टॉपिक में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो तो कराया जाएगा। अभी हम बात करें रेस्पिरेशन इन अदर एनिमल्स, यानी अन्य जीवों में श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो हमें बात करनी है लैंड एनिमल्स के बारे में, हमें बात करनी है जलीय जंतुओं के बारे में।
हमें स्थलीय जंतुओं के बारे में बात करनी है, जलीय जंतुओं के बारे में बात करनी है और पौधों के बारे में भी बात करनी है, क्योंकि आप सभी को पता है पौधे भी जो है वो सजीव होते हैं और पौधे भी सांस लेते हैं, है ना। तो हमें तीनों चीजों के बारे में बात करनी है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन अमीबा। अमीबा क्या है? सभी बच्चों को पता है कि ये एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव होने का मतलब कि एक ही कोशिका से, मतलब एक ही कोशिका है। अमीबा जो है एक ही कोशिका है। हम कैसे हैं? हम मल्टी सेलुलर हैं, हम बहुकोशिकीय हैं। और अमीबा कैसा है? एक कोशिकीय है, यानी कि यूनिसेलुलर है। तो अमीबा की संरचना कुछ इस तरीके की होती है, मतलब उसका कोई शेप नहीं फिक्स है, कुछ इस तरीके की संरचना होती है अमीबा की, उसका कोई शेप फिक्स नहीं है, है ना। बीच में ऐसे द्रवीय पदार्थ भरा हुआ होता है। ये क्या है? ये आपका अमीबा है। अमीबा कैसा है? अमीबा एक कोशिकीय जंतु है। एक कोशिकी का मतलब एक ही कोशिका है, एक ही कोशिका है वो अमीबा है ना। तो जो एक ही कोशिकीय है अमीबा है, तो आप सोच सकते हो हम तो बहुकोशिकीय हैं, बहुत बड़े हैं, सबको दिखते हैं। अमीबा हमारी आंखों से नहीं दिखाई पड़ता। अमीबा सूक्ष्मदर्शीय होता है, मतलब माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है उसको देखने के लिए। तो अमीबा जो है वो कैसे रेस्पायर करता होगा, क्योंकि हम जीव की श्रेणी में ले रहे हैं इसको, ये जीवित की कैटेगरी में ले रहे हैं। तो हम लिविंग कब मानते हैं किसी चीज को? अगर कोई चीज सांस ले रही है, मान लो अगर कुर्सी भी सांस लेने लगी तो कुर्सी भी सजीव कहलाएगी, है ना। तो अमीबा क्या करता है? सांस लेता है, रेस्पिरेशन करता है। कुछ ना कुछ बायोकेमिकल प्रोसेसेस होती हैं इसके अंदर, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी प्रोसेस होती है जो पता चलता है कि हाँ ये सजीव है। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा रेस्पायर्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब ये डिफ्यूजन की प्रक्रिया क्या है, अभी बहुत डीप में नहीं जाएंगे। डिफ्यूजन की प्रक्रिया ऐसी है, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेंगे। आप सभी बच्चों ने अपने घर में चना भीगते हुए देखा होगा। सभी बच्चों ने अपने घर में किशमिश को फूलते हुए देखा होगा। किशमिश, अगर आप अब ये करके देखेंगे सभी बच्चे, अमीबा कैसे रेस्पिरेशन करता है? डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू। डिफ्यूजन का मतलब क्या है? विसरण। डिफ्यूजन का मतलब क्या है? कि जहां पे जल जो है, जल का आदान प्रदान हो रहा है, जहां पे वाटर जो है, वाटर कंटेंट अंदर बाहर हो रहा है किसी झिल्ली के थ्रू, वो आपका डिफ्यूजन का प्रोसेस है। तो अमीबा डिफ्यूजन की प्रक्रिया के द्वारा अपने बॉडी सरफेस से ही श्वसन की प्रक्रिया कर लेता है। अब इसको हम समझेंगे कैसे कि अमीबा श्वसन कैसे करता है। आप आज ही ये काम अपने घर में करके देखेंगे। आप केवल 4 दाने किशमिश के लेंगे, उसको क्या करेंगे? भिगा देंगे पानी में। कुछ नहीं करना, केवल इतना ही करना है। 4 दाने किशमिश के लिए पानी में भिगा दिया, ठीक है। तो आप सुबह उठ के देखोगे या 4 घंटे बाद भी देखोगे तो क्या होगा? वो किशमिश कैसी होती है? सिकुड़ी सिकुड़ी सी होती है, छोटा सा दाना होता है। किशमिश फूल जाएगी और किशमिश आपको अंगूर जैसी दिखाई पड़ेगी, बड़ी हो जाएगी, फूल जाएगी। तो क्या ऐसा हुआ कि किशमिश फूल गई? उसमें किशमिश के पास कोई माउथ तो है नहीं कि उसने पानी पी लिया। तो किशमिश में क्या हुआ कि जो किशमिश की बाहर की सरफेस थी, जो उसकी किशमिश की जो बाहर वाली त्वचा थी, जो झिल्ली थी, उसने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया। क्या कर लिया? पानी को अवशोषित कर लिया, यानी बाहर से पानी किशमिश के अंदर चला गया। और जब बाहर से पानी किशमिश के अंदर चला गया तो किशमिश क्या हो गई? फूल करके मोटी हो गई। तो बिल्कुल जैसे पानी किशमिश के अंदर चला गया और किशमिश फूल के मोटी हो गई, उसी तरह से जब गैसेस का आदान प्रदान होता है ना,
जो किशमिश फूलती है दूसरी प्रक्रिया के द्वारा, परासरण के द्वारा। लेकिन जब गैसेस का आदान प्रदान होता है, मतलब जब गैस अंदर चले जाए, तो उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन, यानी कि विसरण। जब पानी का कंटेंट अंदर बाहर हो तब उसको हम कहते हैं परासरण। ये आपका 9th क्लास में बहुत ब्रीफ में आपको पढ़ाया जाएगा, डिफ्यूजन और आपको परासरण के बारे में। विसरण और परासरण जो है वो आपको कोशिका चैप्टर जब आप पढ़ेंगे 9th क्लास में तब बहुत ब्रीफ में पढ़ाया जाएगा। अभी केवल इतना जानेंगे कि जैसे किशमिश के अंदर पानी घुस जाता है, ऐसे ही अमीबा के अंदर ये क्या करता है, ये सांस लेता रहता है। तो ये अपने त्वचा के थ्रू ही क्या करता है, अपनी त्वचा के थ्रू ही सांस अंदर छोड़ता है और बाहर भी छोड़ता है। तो गैसों का क्या हो जाता है, आदान प्रदान। सांस की प्रक्रिया में क्या है, गैसों का आदान प्रदान होता है, और गैसों का आदान प्रदान यानी एक्सचेंज होता है, और इसमें आपका ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के द्वारा बाहर छोड़ दी जाती है। लेकिन अमीबा में कैसे होता है, उसकी बॉडी के थ्रू। जैसे हमारे पास नाक ना होती, हमारी स्किन से ही हम सांस लेते रहते, बिल्कुल ऐसा ही है ना। अमीबा कैसे सांस लेता है, अपनी स्किन के द्वारा, अपनी बाहर वाली झिल्ली के द्वारा ही, बॉडी सरफेस, अपनी त्वचा की सतह है, उसकी त्वचा की सतह जो है उसी के द्वारा वो सांस लेता रहता है। ठीक है, तो ये है आपका त्वचा की सतह के द्वारा किस तरह से अमीबा सांस लेता है। ये आप सभी बच्चों को समझ में आया। अभी देखो इसमें भी किसी प्रकार का कंफ्यूजन है, आपको कोई भी आप समझ नहीं पा रहे कॉन्सेप्ट, तो हम चर्चा कर सकते हैं, है ना। कोई भी बच्चा हैंड रेज कर सकता है, हाथ खड़े करके आप बताएंगे, हम चैट के माध्यम से भी बात कर सकते हैं, और आप डायरेक्ट माइक लेकर के भी बात कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, आपको माइक लेना है, ऑन करना है और बात करने लग जाना है ना। तो कंफ्यूजन होने पर, अगर कंफ्यूजन होने लगे किसी भी कॉन्सेप्ट में, तब हमें उस कंफ्यूज्ड कॉन्सेप्ट के साथ आगे नहीं बढ़ना है। अगर आपको कहीं कुछ अटक रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसी समय पे आपको प्रश्न पूछ लेना है, नहीं तो संकोच नहीं करना है। सेशन के लास्ट में जरूर अपना प्रश्न पूछ लेना है, ताकि अगले सेशन में उसको क्लियर करवा दिया जाए, है ना। तो अभी तक हमने मनुष्यों में हो रही श्वसन की प्रक्रिया कंप्लीट कर ली है ना। हमने अन्य जीवों में हो रहे श्वसन में अमीबा में समझ लिया कि किस तरीके से श्वसन होता है। बहुत सिंपल है। अमीबा रेस्पायर करता है प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन के द्वारा, यानी विसरण की प्रक्रिया के द्वारा, जिसमें गैसों का आदान प्रदान हो जाता है। बॉडी सरफेस से ही क्या हो जाता है, ऑक्सीजन अंदर चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ दी जाती है। तो ये आपका प्रक्रिया हो गई बच्चों रेस्पिरेशन इन अदर एनिमल्स में अमीबा के बारे में। हमने रेस्पिरेशन इन अमीबा के बारे में जाना। अमीबा क्या है, अमीबा एक कोशिकीय जंतु है, और अमीबा जब एक ही कोशिकीय जंतु है तो सभी प्रकार के जीवन से रिलेटेड उसके काम जो है वो एक ही कोशिका के द्वारा पूरे कर दिए जाते हैं। और अमीबा अपनी त्वचा की सतह के द्वारा क्या करता है, रेस्पिरेशन यानी श्वसन की प्रक्रिया कर लेता है। अब अमीबा में भी श्वसन की प्रक्रिया में क्या होता है, सेम वही प्रोसेस होती है। सांस अंदर गई त्वचा के द्वारा ऑक्सीजन अंदर गई, और वहां पे अंदर भोजन का विखंडन हुआ, प्रोसेस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बनी, और त्वचा की सतह के द्वारा ही वो रिलीज आउट कर दी गई। ये है अमीबा के अंदर होने वाली श्वसन की प्रक्रिया। आपको अलग अलग जीवों में श्वसन की प्रक्रिया के बारे में समझना है ना। तो आपने अमीबा के बारे में जान लिया कि लैंड आपका एक कोशिकीय जंतुओं में किस तरह से श्वसन की प्रक्रिया हो रही है, किस तरह से रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है, वो आपने जान लिया, है ना। अभी हमें स्थलीय जंतु, जलीय जंतुओं के बारे में, आपके कुछ कीड़ों के बारे में, मतलब कुछ छोटे जीवों के बारे में, किस तरह से श्वसन की प्रक्रिया वो करते हैं उसके बारे में हमें जानना है। ऑर्गेनिजम्स यानी कि जीव सच एज एलिफेंट्स, हाथी, लायंस, काउज, frogs and birds have lungs like that in human beings. एलिफेंट्स में यानी कि हाथी में, शेर में, गाय भैंस में
यहाँ तक कि मेढक में भी, चिड़ियों में भी लंग्स होते हैं, है ना, फेफड़े होते हैं, है ना। जैसे हम मनुष्यों में होते हैं, उसकी संरचना भले ही अलग हो सकती है ना। अब आप पूछोगे क्या मैम हमारे पास जब फेफड़े जैसे हैं, हमारे पास जैसे लंग्स हैं, क्या बर्ड्स में भी वैसे होते हैं? होते हैं। संरचना अलग हो सकती है लेकिन लंग्स होते हैं। फ्रॉग्स में भी होते हैं और गाय भैंस में भी होते हैं, बड़े जानवरों में सभी में होते हैं, मनुष्यों में भी होते हैं, ठीक है। लेकिन जिनमें लंग्स नहीं होते, है ना, कुछ ऐसे भी जीव होंगे ना जिनमें लंग्स नहीं होते होंगे, तो वो कैसे सांस लेते होंगे? जैसे हाउ डू ऑर्गेनिज्म सच एज कॉकरोचेस एंड अर्थवर्म्स ब्रीथ। यानी कि कॉकरोचेस और केचुआ, केचुआ आप सभी में देखा होगा ना, बारिश के दिनों में आपको केचुआ धरती पर रेंगते हुए, जमीन में खास तौर पे रेंगते हुए आपको दिखता है ना। केचुए के पैर नहीं होते, केचुए के हाथ नहीं होते, खाली एक सिलेंड्रिकल मोटा धागा जैसा समझ लो, एक सिलेंड्रिकल सा कीड़ा समझ लो, मोटा धागा जो रेंग रेंग के चलता रहता है जमीन से और निशान बनाते हुए जाता है ना, तो वो है केचुआ। आप सभी को पता है केचुआ जो है हमारी खेती के लिए जमीन को उपजाऊ बनाने का काम करता है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जीव जिनके पास लंग्स नहीं होते, बहुत सारे अन्य अंग नहीं होते, मतलब बहुत, जैसे हम मनुष्य हैं, हम बहुत डेवलप्ड हैं, हमारा शरीर बहुत ज्यादा डेवलप है ना। हमारे पास हर अलग अलग काम के लिए हमारे भगवान ने मशीन दी हुई है, अलग अलग। सांस ले, ब्लड की पंपिंग के लिए हार्ट है हमारे पास, सांस लेने के लिए फेफड़े हैं हमारे पास, पाचन के लिए पेट दे रखा है हमारे पास, खाना खाने के लिए मुंह है हमारे पास, सांस लेने के लिए नाक है हमारे पास। पर कुछ जीव ऐसे हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, जो जिनके पास अलग अलग पार्ट्स नहीं है हर अलग अलग काम करने के लिए। तो कैसे वो सांस लेते हैं? हम प्रोसेस, हमारा चैप्टर क्या चल रहा है? रेस्पिरेशन। तो श्वसन की प्रक्रिया वो कैसे करते हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो कॉकरोच और अर्थवर्म दो के बारे में आपको बताया जाएगा कि ये दोनों ब्रीथ कैसे करते हैं, मतलब ये दोनों सांस कैसे लेते हैं। Do they have breathing organs like that in humans or do they have other structures for breathing? एक प्रश्न आता है कि क्या कॉकरोच और केचुआ इन दोनों जंतुओं में मनुष्यों की तरह श्वसन के लिए अलग से अंग होता है? श्वसन अंग होता है? प्रश्न मार्क, प्रश्न है आपका, क्वेश्चन है। या कौन सी संरचना से ये श्वसन करते हैं? कौन सी संरचना से ये श्वसन करते हैं? कौन सी संरचना से ये श्वसन करते हैं? चैप्टर की शुरुआत में ही हम चर्चा कर चुके हैं कि जितने भी लिविंग हैं, जितने भी जीव हैं, ये सांस लेते ही हैं। हम सभी पौधे, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, वनस्पतियां, छोटा जीव, बड़ा जीव, कितना भी छोटा, चींटी से लेकर हाथी तक, मनुष्य से लेकर के बड़े बरगद के पेड़ तक, मछली से लेकर के बड़ी व्हेल मछली तक, जितने भी सजीव की श्रेणी में है, सभी अपने जन्म से मृत्यु तक सांस लेते रहते हैं। तो कॉकरोच और केचुआ भी लिविंग की श्रेणी में आता है ना, सजीव तो है ही, जीव तो है ही वो। तो उनके पास हमारे जैसा श्वसन अंग नहीं होता है। ये आपको सोचना है, क्या उनके पास भी लंग्स होते हैं? तो आंसर क्या है? कॉकरोच और केचुआ के पास लंग्स नहीं होते, उनके पास फेफड़े नहीं होते। जैसे हमारे पास हमारी चेस्ट कैविटी के अंदर लंग्स मौजूद हैं जो सांस लेने में सहायता करते हैं,
कॉकरोच और केचुआ के पास ऐसे लंग्स नहीं होते हैं, तो उनके अंदर कौन सी ऐसी संरचना होती है जिससे वो श्वसन की प्रक्रिया करते होंगे, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। ये है आपका एक कॉकरोच, है ना। इसको थोड़ा सा बहुत बड़ा करके, इतना बड़ा होता नहीं है, कॉकरोच बहुत छोटा सा होता है। आप सभी ने देखा होगा नम जगहों पे, जहाँ पे नाली वाली के आसपास या किचन में जहाँ पे बहुत गीली स्पेस होती होगी वहां पे, या गंदगी भी बहुत करते हैं कॉकरोचेस, आप सभी बच्चों ने कभी कभी देखे होंगे, है ना। तो कॉकरोचेस के अंदर ऐसा क्या होता है जिससे उनकी रेस्पिरेशन की प्रोसेस चलती रहती है। देखो उनके पास, दे डोंट हैव लंग्स, उनके पास फेफड़े नहीं होते हैं, उनके पास लंग्स नहीं होते हैं। तो ऐसी कौन सी प्रोसेस, कौन सी संरचना होती है जिससे वो सांस ले पाते होंगे, है ना। जीवित है, चल रहा है, दौड़ रहा है, आपके सामने आपने देखा है कॉकरोच को दौड़ते हुए, तो मतलब जीवित तो है, तो सांस कैसे लेता है ना। तो ये बड़ा करके आपको इसलिए दिखाया गया, वैसे तो कॉकरोच बहुत छोटा सा, इतना इतू सा होता है, बिल्कुल छोटा सा, लेकिन आपको बड़ा करके इसलिए दिखाया गया है कि आप देख रहे हैं इसके शरीर का इंटरनल स्ट्रक्चर है, एक्चुअली ये कॉकरोच का इंटरनल स्ट्रक्चर। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, ये कुछ जाल जैसी संरचना, कोई ऐसा जैसे पाइप्स का जाल है, जैसे पानी पहुंचाने के लिए पाइप्स का जाल होता है ना हमारे, अलग अलग पानी पहुंचाने के लिए हमारे पास। देखो सभी बच्चों को पता है ना, आजकल की डेट में जो गैस, रसोई गैस है, वो भी पाइप के थ्रू आ रही है घरों में, है ना। एलपीजी का कनेक्शन लग रहा है, तो पाइप के थ्रू जैसे वो गैस आ रही है ना, ऐसे उसी तरीके का पाइप्स का जाल समझ लो। ये समझ लो कि जैसे मान लो ये है पाइप, तो ऐसे ऐसे करके, ऐसे मान लो ये है इस तरीके का पाइप। तो अब कोई भी चीज कहीं से आ रही है तो ये पाइप के थ्रू पूरे शरीर में पहुंच जाएगी। और यहाँ पे अगर मान लो एक ओपनिंग है, पूरा बंद है, यहाँ पे एक छोटी सी ओपनिंग है, यहाँ से अंदर की तरफ घुसी ऑक्सीजन और पूरे शरीर में फैल जाएगी। तो ऐसा एक जाल होता है पाइप्स का। तो इसके बारे में हम अगले सेशन में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि किस तरह से कॉकरोच सांस लेता है। तो आज की क्लास में बच्चों हमने मनुष्यों में हो रही श्वसन की प्रक्रिया का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया है। अन्य जीवों में, अमीबा में कैसे होता है श्वसन, ये मैंने आपको समझाया। कॉकरोच के बारे में थोड़ा सा बताया, अगले सेशन में हम इसके बारे में और क्लियर करेंगे। और आई होप आप सभी बच्चों को यह सेशन पसंद आया होगा। सेशन में किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन अगर क्रिएट हुई है तो आप उसको चैट के माध्यम से या हाथ खड़े करके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। और अगले सेशन में हम रेडी रहेंगे, सवाल पूछना है सभी बच्चों को, ताकि हम मिलजुल के एक चीज समझें। कॉन्सेप्ट जब आप समझेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।